आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान में शुरू होगा बड़ा आंदोलन, जाटों ने दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने उठाई आरक्षण की मांग। कर्नाटक बीजेपी विधायक रमेश जारकीहोली पर एफआईआर। सहकारी बैंक से 439 करोड़ की धोखाधड़ी का लगा आरोप। कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रहे रमेश जारकीहोली। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 11 दोषियों की रिहाई का आदेश रद्द किया। बिल्किस बानो के केस में दोषी फिर जाएंगे जेल। सबसे बड़ी खबर आज की राजस्थान से। राजस्थान में जाटों ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 10 दिनों के इस अल्टीमेटम के बाद राजस्थान में जाट आंदोलन शुरू होगा आरक्षण को लेकर के। और इस बार जाट आर पार के मूड में है। 2024 का चुनाव सामने है और जाटों के सामने एक ही रास्ता है कि वो आंदोलन के जरिए अपनी मांग को मनवाएं। अगर सरकार 2024 से पहले जाटों को यह आंदोलन देने का आश्वासन लिखित में कानून नहीं बनाती है तो जाट बड़े लेवल पर सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार मानेगी या जाट सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन अगर जाट सड़कों पर उतरे तो न केवल 2024 में इसका नुकसान राजस्थान में बल्कि इसके साथ साथ हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में बड़ी संख्या में हो सकता है। क्या है जाटों की मांगे और किस तरह से जाटों का प्लान निकल करके सामने आ रहा है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उनको पूछना चाह रहा हूं और आरक्षण मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इनको 16 लोकसभा सीट है जिन पर जाटों का असर है। राजस्थान में जाट आरक्षण की मांग फिर एक बार तेज हो गई है। अगले 10 दिनों के बाद राजस्थान की नई नवेली भजनलाल सरकार मुश्किलों में पड़ सकती है। राज्य में जाट आरक्षण की मांग करने वाले जाटों ने राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर जिलों के जाटों ने केंद्र सरकार में जाटों के नौकरियों में आरक्षण की मांग की है, जिसे लेकर रविवार को डींग में जाट समाज की महापंचायत हुई। इसमें तय किया गया कि अगर केंद्र सरकार 10 दिनों में जाटों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करती है तो 17 जनवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर जयचोली गांव के पास महापड़ाव डाला जाएगा। जाट समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर कब्जा करेंगे। इसके बाद जाटों ने दूसरे, तीसरे, चौथे पड़ाव की जानकारी भी दी है और कहा कि एक साथ पूरे जिले को जाम करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। अगर हमारी बात को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो एक साथ महापड़ाव शुरू करके रेल की पटरी और सड़कों पर कब्जा करेंगे। ये हमारी मजबूरी होगी। इस आंदोलन के जरिए जाटों ने लोकसभा चुनावों को लेकर सरकार को धमकी दे डाली है। कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो इसका सीधा असर लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। इस महापंचायत में शामिल हुए जाट और पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर जाटों का प्रभाव है। अन्य जिलों के जाटों से भी समर्थन मांगा जाएगा। इस आंदोलन का बड़ा प्रभाव सीधे लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों की केंद्र में आरक्षण की ये मांग सन 1998 से चली आ रही है। 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने भरतपुर और धौलपुर जिलों के जाटों सहित अन्य 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया था। साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर 10 अगस्त 2015 को भरतपुर, धौलपुर के जाटों का केंद्र और राज्य में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया।
फिर 23 अगस्त 2017 को पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया, लेकिन केंद्र सरकार से ये लाभ नहीं मिल सका। अब केंद्र में दोनों जिलों के जाटों के आरक्षण के लिए मांग की जा रही है। इससे पहले सितंबर 2021 में जब जाट समाज ने चक्का जाम का ऐलान किया था, तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 दिसंबर 2021 को दोनों जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भरा पत्र भी लिखा था। उसके बाद उनका कहना है कि ये लोग दिल्ली ओबीसी कमीशन से भी मिले और केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात की, लेकिन अभी तक दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण नहीं दिया गया। जहां अभी कुछ समय पहले ही मराठा आरक्षण के आंदोलन की चेतावनी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की मिलीजुली सरकार को मिल चुकी है, और वहीं राजस्थान में बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, खासकर बीजेपी सरकार की, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में मराठा और जाट समुदायों ने सीधे सीधे केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। इन दोनों ही समाज के लोगों की संख्या अपने अपने राज्यों में अच्छी खासी है। अगर ये दोनों समाज अपने राज्य की सरकारों से नाराज हो जाते हैं तो इसका सीधा असर लोकसभा में बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में अभी कुछ ही वक्त बचा है। इस वक्त में कैसे बीजेपी सरकार इन लोगों को संतुष्ट करती है, ये देखा जाएगा। वैसे तो मराठा आरक्षण महाराष्ट्र तक सीमित रहेगा, लेकिन जाट आंदोलन की चेतावनी देने वालों ने ये साफ कर दिया है कि वो दूसरे राज्यों के जाटों को अपने साथ लाएंगे, यानी जाट समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग केंद्र सरकार की खिलाफत में खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कर्नाटक से एक और मामला निकल करके सामने आया है। लगातार बीजेपी की सरकार जाने के बाद कर्नाटक में एक के बाद एक नए मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, और अब एक नया मामला निकल करके सामने आया है जिसमें बीजेपी के विधायक रमेश, उन पर 439 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पिछली बीएस येदियुरप्पा की सरकार के मंत्री रहे रमेश पर धोखाधड़ी का आरोप है। इससे पहले भी बीएस येदियुरप्पा के एक पूर्व मंत्री ने कहा था कि अगर बीजेपी ने मुझे बाहर निकाला तो फिर मैं करोड़ों रुपए के घोटाले का उजागर कर दूंगा। तो ये बीएस येदियुरप्पा की सरकार, उसमें कितनी कुंडलियां छिपी हुई हैं और इसका क्या कुछ असर रहेगा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक में तत्कालीन येदियुरप्पा सरकार पर 40,000 करोड़ के कोविड स्कैम का आरोप लगा था। अब इसी सरकार में मंत्री रहे रमेश जारकीहोली पर बड़ा आरोप लगा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक रमेश जारकीहोली पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप सामने आया है, जिसे लेकर हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है। रमेश जारकीहोली गोकक से बीजेपी के विधायक है। बेंगलुरु के एक कॉर्पोरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर ने बीजेपी विधायक पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। रमेश जारकीहोली पर 439 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप लगा है। इन आरोपों के बाद रमेश जारकीहोली और 2 अन्य पर मामला दर्ज कर लिया गया है और विश्वेश्वरपुरम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी विधायक पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने धोखाधड़ी के इरादे से बैंक से लिए लोन को नहीं चुकाया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में सौभाग्य शुगर्स लिमिटेड के अध्यक्ष रमेश जारकीहोली, निदेशक वसंत वी पाटिल और प्रबंध निदेशक शंकर ए पावडे से जुड़े वित्तीय लेन देन का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि बेलगावी जिले के गोकक फॉल्स रोड पर स्थित इस फैक्ट्री के लिए तीनों ने कर्नाटक राज्य सहकारी अपेक्स बैंक के हेड ऑफिस से लोन लिया था। शिकायत के अनुसार कंपनी ने बैंक की ओर से बताई गई शर्तों को मानते हुए 7 दिसंबर 2013 से 31 मार्च 2017 के बीच में 232.88 करोड़ रुपए का लोन लिया। कंपनी पर अब लोन का 439.7 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे विधायक साहब चुका नहीं रहे हैं।
इस शिकायत में कहा गया है कि लोन देने की शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि जब तक लोन नहीं चुका जाता तब तक कंपनी प्रबंध निदेशक और निदेशकों को नहीं बदलेगी। लेकिन इस शर्त के बावजूद आरोपी ने बैंक को बताए बिना धोखा देने के इरादे से अनजान व्यक्तियों को नियुक्त किया। पुलिस के अनुसार इस शिकायत के बाद रमेश जारकीहोली, वसंत वी पाटिल और शंकर पावड़े के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 406 आपराधिक विश्वासघात, 34 सामूहिक आपराधिक इरादे के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये मामला करोड़ों रुपए का है और सरकार से अनुमति मिलने के बाद पुलिस विभाग इस मामले को सीआईडी जांच के लिए सौंप देगा। अब देखा जाएगा इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता पर क्या एक्शन लिया जाता है, ये तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिल्किस बानो के केस में आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला निकल करके सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 दोषियों को दोबारा से जेल भेजने का आदेश दिया। बीजेपी की सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो कहा है वो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से बोल रहे थे और उसके बाद में 11 दोषियों को न केवल रिहा किया गया बल्कि उनको संस्कारी ब्राह्मण तक बता दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको जरा सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस बानो केस में अहम फैसला सुनाया है और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इस बारे में आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए बिल्किस बानो कौन है जिसे आज न्याय के मंदिर में इंसाफ मिला है। साल 2002 में बिल्किस बानो के मामले ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। दरअसल गुजरात में साल 2002 में दंगा हुआ। हर और दंगाइयों ने आतंक मचाया हुआ था। उस वक्त बिल्किस की उम्र महज 21 साल थी। परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 और लोग भी थे। दंगाइयों ने बिल्किस और उनकी मां और परिवार की 3 अन्य महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। उन सभी को बेरहमी से पीटा। हमले में परिवार के 17 में से 7 सदस्यों की मौत हो गई, 6 लापता हो गए, केवल 3 लोगों की जान बच सकी। इस घटना के वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती भी थी। दंगाइयों की हैवानियत के बाद बिल्किस करीब 3 घंटों तक बेसुध पड़ी रही। चार्जशीट के मुताबिक बिल्किस के परिवार पर हथियार, तलवार और अन्य हथियारों से लैस 20 से 30 लोगों ने हमला बोल दिया था। इनमें 11 लोग दोषी करार दिए गए। इसके बाद दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर मुहर लगा दी थी। 26 जनवरी को पीएम ने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। उसी दिन शाम होते होते बिल्किस के दोषियों को छोड़ दिया गया। गुजरात सरकार ने 1992 की छूट नीति के आधार पर दोषियों को रिहा करने की अनुमति दी, जिसे 2014 में एक कानून द्वारा हटा दिया गया था, जो मौत के मामलों में रिहाई पर रोक लगाता है। पैनल ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए दोषी पुरुषों को संस्कारी ब्राह्मण भी कहा था, जो पहले ही 14 साल की सजा काट चुके हैं और अच्छा व्यवहार दिखा चुके हैं। बिल्किस बानो ने कहा कि उन्हें दोषियों की रिहाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिहा होने के बाद इन लोगों का हीरो की तरह स्वागत किया गया, मिठाइयां बांटी गई, फूल मालाएं पहनाई गई। उनमें से कुछ को बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ मंच साझा करते देखा गया। दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने तो वकालत भी शुरू कर दी थी, जिसे सुनवाई के दौरान अदालत के ध्यान में लाया गया। दोषियों की रिहाई के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई। दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो और उनके परिवार ने इस फैसले पर निराशा जताई और मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस केस में आज यानी 8 जनवरी को फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए सभी दोषियों को सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया। इस मामले में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की विशेष पीठ ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 13 मई 2022 का फैसला अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पीड़िता के खिलाफ तकलीफ का एहसास सभी को होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय की हो। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बिल्किस बानो को एक बड़ी जीत हाथ लगी है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।